बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को लेकर के। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य इंडोनेशिया बना है और 2015 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई। तो इसमें से पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और ब्रिक्स बैंक की स्थापना के संदर्भ में 2014 में प्रस्ताव आया था और 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलप बैंक का 9वां सदस्य जो है इंडोनेशिया बना है। तो इस संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। तो इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलप बैंक में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में न्यू डेवलप बैंक के 8 सदस्य देश हैं और जब इंडोनेशिया न्यू डेवलप बैंक में शामिल होगा तो वह बैंक का सदस्य बनने वाला 9वां देश बन जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के फैसले की घोषणा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 25 मार्च 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा वानारूसेफ के साथ अपनी बैठक के दौरान की। और यही प्रबोवो सुबियांतो अभी अपने गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए थे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का इंडोनेशिया का फैसला 6 जनवरी 2025 को उनके ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता हासिल होने के बाद की है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश है और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। तो स्टेटमेंट में अगर बन जाए कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश है और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है तो ये स्टेटमेंट सही होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी 2014 में ब्राज़ील के पोर्टालेजा शहर में आयोजित 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं द्वारा एक बहुपक्षीय विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। और इसके साथ ही 2015 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी जिसका बाद में नाम बदलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया गया था। बात करें इसके कार्यों की यानी एनडीबी के कार्य क्या क्या हैं। तो एनडीबी के कार्य की बात करें तो इसके कार्य में क्या है, तो उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ऋण प्रदान करना ये प्रमुख कार्य है। इसके सदस्यों की बात करें तो राष्ट्रीय विकास बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुली है और बैंक के संस्थापक सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं जो ब्रिक्स के संस्थापक देश थे। और नए सदस्य इसमें कौन कौन बने हैं, तो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र बना है। कुल 8 ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र और इंडोनेशिया को अभी बैंक में शामिल होना है। तो अभी जो है इंडोनेशिया 9वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल होगा। एनडीबी के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जैसे भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में अवस्थित है जो 2022 में स्थापित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में जो केंद्र है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है जो 2017 में स्थापित किया गया था। अमेरिका क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो साओ पाउलो ब्राज़ील 2019 में स्थापित किया गया था। यूरेशियन क्षेत्रीय केंद्र की बात करें तो मॉस्को रूस में 2020 में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रारंभ होगा। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण में क्रांति लाना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2011 में और इसके तहत जो है आर्टिकल
19C जोड़ा गया था, जो प्रावधान करता है कि भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार देता है। साथ ही साथ इसी संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 43B जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत राज्य में सहकारी समिति के स्वैच्छिक यानी ऐच्छिक गठन के लिए स्वायत्त कार्यवाही, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किए गए थे। तो ये तो हो गए कुछ प्रमुख प्रावधान। और इस संदर्भ में जो प्रश्न के संदर्भ में देखें तो ये पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रारंभ नहीं होगा, बल्कि ये गुजरात में होगा। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण में क्रांति लाना है। तो दूसरा विकल्प सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बात करें तो लोकसभा को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है और जिसके तहत गुजरात के ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद में देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आनंद वही है जो अमूल डेयरी का जहाँ पर सेंटर है। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और शोध और प्रशिक्षण में क्रांति लाना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में प्रस्तावित है क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए भूमि आवंटित कर दी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे देश में होगा। सभी राज्यों में सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्कूल या कॉलेज के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि अभी देख रहे होंगे कि देश में किस तरीके से जो छात्र हैं वो आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर से जो आईआईटी, मेडिकल और नीट की, जेई की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कोटा में देखिए अभी कल ही की न्यूज़ है, नहीं हाँ कल ही की न्यूज़ है, एक कानपुर का छात्र था, उसने कोटा में सुसाइड कर लिया। वो जेई की तैयारी कर रहा था। साथ ही साथ अभी आईआईटी इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वहाँ के 2 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। एक ने 5वें मंजिले से कूद करके अपनी जान गंवाई और दूसरे ने हार्ट अटैक के कारण, ठीक है, उसी घटना के कुछ देर बाद। तो ये सब घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए मानसिक स्तर पर छात्रों का सबल होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने का प्रावधान किया है, राष्ट्रीय टास्क फोर्स, और उसकी अध्यक्षता जो है एस रविंद्र भट्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़े तो सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता एस रविंद्र भट्ट करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आईआईटी सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कृषि संकट के किसानों की आत्महत्या की संख्या से भी अधिक है। बार बार होने वाली ये घटनाएं संस्थागत ढांचे पर प्रकाश डालती हैं तथा आत्महत्याओं को रोकने के लिए बेहतर तंत्र की आवश्यकता पर बल देती है। जाहिर सी बात है, जब कोई भी छात्र हो वो इतने मेहनत करने के बावजूद जो है सिस्टम के कारण यदि फेल्योर हो रहा है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ऐसे में माता पिता, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता हों या समाज हो, किसी भी छात्र के मेहनत को नहीं देखते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि उसका परिणाम क्या रहा। प्रतियोगी छात्रों को भी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, सिविल
के क्षेत्र में देख लीजिए या अन्य क्षेत्र में, ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, जितना बन पड़ता है उतना करते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका सकारात्मक परिणाम नहीं होता। ऐसे में वो समाज की जो ताना बाना है, समाज की अवहेलना का शिकार होते हैं और ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर माता पिता के साथ साथ समाज को भी सोचना चाहिए कि हम जो है छात्रों को सिर्फ उनकी जो परिणाम है उसके आधार पर ना आकर, बल्कि उनके मेहनत को भी देखें। हो सकता है थोड़ा बहुत कमी हो सकता है हर किसी में, बशर्ते इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। इस टास्क फोर्स में 10 सदस्य होंगे जो रैंकिंग, जाति आधारित भेदभाव, शैक्षणिक दबाव, वित्तीय तनाव और मानसिक स्वास्थ्य सहित छात्र आत्महत्या के कारणों की जांच करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। टास्क फोर्स उस उच्च शिक्षा में वर्तमान कानूनों, नीतियों और ढांचों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगी और सुधार का सुझाव देगी। टास्क फोर्स को उच्च शिक्षण संस्थानों में औचक निरीक्षण करने का अधिकार है। यदि आवश्यकता हो तो टास्क फोर्स अपने निर्दिष्ट अधिदेश से परे सिफारिशें भी कर सकता है। न्यायालय ने टास्क फोर्स को 4 महीने के अंदर अंतरिम रिपोर्ट और 8 महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। भारत में छात्र आत्महत्याओं की दर 4% है, जो कि चिंताजनक वार्षिक दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय औसत से दुगनी है। 2021-22 के बीच पुरुष आत्महत्या में 6% की कमी आई है, जबकि महिला आत्महत्या में 7% की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में 1/3 छात्र आत्महत्याएं होती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मनोदर्पथा नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जो राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन और वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता रहता है। राजस्थान सरकार ने 2022-23 में मानसिक स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें छात्रों की सहायता के लिए 90 मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त किए गए और छात्र सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई। कोटा में डीएम के साथ डिनर पहल शुरुआत हुई, जहां संकटग्रस्त छात्र जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिल सकते हैं। साथ ही साथ IC3 कैरियर परामर्श यानी संस्थान प्रतिस्पर्धी दबावों की तुलना में छात्र कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए शैक्षणिक फोकस में बदलाव की आवश्यकता पर बल देता है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और आकांक्षाओं को संबंधित करने के लिए संस्थानों के अंदर एक मजबूत एकीकृत कैरियर और कॉलेज परामर्श प्रणाली का समर्थन करती है। तो ये हो गई महत्वपूर्ण खबर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2BIF7 यानी स्ट्रोडियम बिस्मथ फ्लोराइड वाली स्याही किसने बनाई है? IIT मद्रास, बार्क मुंबई ने, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NST ने, या डी विकल्प है बी और सी दोनों ने? तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों ने मिलकर के बनाया है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली और बार्क मुंबई के वैज्ञानिकों ने SR2BIF नैनो कणों का उपयोग करके एक नई स्याही विकसित की है। इस स्याही में बढ़ी हुई सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं, जिससे इनकी नकल करना अधिक कठिन हो जाता है। नैनो कणों का उपयोग करके स्याही विकसित की गई है, जिसे मुद्रा नोटों की जालसाजी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आप लोगों को याद होगा 8 नवंबर 2016 का वो दिन, जब
मोनेटाइजेशन हुआ था और वहाँ पर उस समय जो है आदरणीय मोदी जी ने घोषणा की थी कि अब जो है रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के नोट वैध नहीं होंगे। तो वो क्या था कि ये जो नकली नोट थे बाज़ार में, उन्हें प्रचलन से रोकना था, डर्टी मनी को रोकना था। बावजूद उसके देखा गया कि अभी भी नकली नोटों का कई जगह पर इस्तेमाल हो रहा है और वो कई जगह भी पकड़े भी गए। इसीलिए यह तकनीक ईजाद की गई है। तो नैनो कणों से बने SRBIF एक ऑप्टिकली वेरिएबल इंक है जो रंग बदल सकता है। नैनो कण 100 नैनोमीटर से कम चौड़ी वस्तुएं होती हैं। यह अपने छोटे आकार के कारण उनमें ऐसे गुण होते हैं जो बड़ी वस्तुओं में नहीं दिखाई देते। नैनो कण प्रकाश के साथ अलग तरह से बातचीत करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और रासायनिक रूप से अधिक प्रक्रियाशील होते हैं। असामान्य गुणों वाले अर्धचालक नैनो कणों को निर्माण के तरीकों की खोज के 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। स्याही को बनाने के लिए स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड से बनाया गया था, जिसमें लैंथेनाइड आयन डोपिंग के द्वारा मिलाए गए थे। डोपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर किसी मौजूदा क्रिस्टल में अशुद्धियां डाली जाती हैं ताकि उसमें ऐसे गुण आ जाएं जो पहले से नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किससे जुड़ा हुआ है? तो हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल स्थिति यानी मस्तिष्क का विकार, त्वचा रोग, पाचन तंत्र की समस्या। तो ये न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑटिज्म से पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं को उजागर करने और जन जागरूकता फैलाने के लिए 2 अप्रैल को, जो अभी बीता है कल को, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया है। वह 2025 की थीम की बात करें तो न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य हासिल करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को समावेशी समाज का हिस्सा बनाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है। ऑटिज्म है क्या? तो ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मस्तिष्क के विकास से जुड़ी होती है। यह आजीवन रहने वाली विकार है जो व्यक्ति की सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है। दुनिया की लगभग 1% आबादी ऑटिज्म से पीड़ित है। तो सामाजिक संपर्क कम करेगा व्यक्ति, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना कम करेगा, संचार यानी बातचीत कम करेगा और व्यवहार भी कम करेगा, तो वो ऑटिज्म से पीड़ित है। ऑटिज्म के लक्षण की बात करें तो सामाजिक कठिनाइयाँ यानी दूसरों के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने में समस्या होती है, संवाद में दिक्कत होती है, बोलने या भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, आवृत्त व्यवहार यानी रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, बार बार एक ही काम को करना जैसे हाथ हिलाना या पैर हिलाना, एक ही शब्द को बार बार दोहराना, ये सब क्या है? ऑटिज्म के लक्षण हैं। रूटीन में बदलाव, रहन सहन न कर पाना यानी दिनचर्या में बदलाव होने पर बेचैनी महसूस होने लगती है, उसी को ऑटिज्म का एक लक्षण मान सकते हैं। बात करें यहाँ पर नोट्स के रूप में दिया गया है, तो ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक अलग तरह की न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, ठीक है, और ये कोई संक्रमित बीमारी भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं न्यूरोलॉजी से संबंधित अन्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ऑटिज्म हम लोगों ने देख ही लिया। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में अंतर के कारण सामाजिक और संचार संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। मिर्गी, जिसे इपिलेप्सी कहते हैं, मस्तिष्क में असमान विद्युत गतिविधि के कारण दौरे यानी झटके आना इसमें शामिल होता है। पार्किंसन यानी हाथ पैर कांपना, संतुलन खोना और शरीर के मूवमेंट पर नियंत्रण न रखना। अल्जाइमर की बात करें तो ये खास तौर से भूलने की बीमारी है और ये व्यक्ति जब उम्र की अवस्था में जब जाता है, अधिक उम्र के हो जाते हैं, तो उसमें अधिकतर देखने को मिलता है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता खो देता है। चलिए अगला प्रश्न है, तो
हाल ही में लॉन्च किए गए नीति NCEAR पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, भारत के आर्थिक परिदृश्य पर राज्य स्तरीय डेटा और विश्लेषण प्रदान करना, केवल केंद्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति बनाना। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, भारत के आर्थिक परिदृश्य पर राज्य स्तरीय डेटा और विश्लेषण प्रदान करना। चलिए बात करें तो पोर्टल का शुभारंभ किया है किसने? हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने नीति NCEAR पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे नीति आयोग और नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने मिल करके विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है? नीति आयोग हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के विकसित किया है। नीति NCEAR पोर्टल के उद्देश्य की बात करें तो डेटा की सुलभता बढ़ाना, भारत के आर्थिक परिदृश्य पर राज्य स्तर की मूल्यवान जानकारी उपलब्ध कराना, राज्य वित्त पर शोध रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक दस्तावेज और विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि प्रदान करना। नीति NCEAR पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो राज्य रिपोर्ट यानी 28 राज्यों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक और राजकोषीय स्थिति का संक्षिप्त अवलोकन करेगा। दूसरा जो है डेटा डिपोजिटरी का काम करेगा, यानी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विस्तृत डेटा का भंडार करेगा। तीसरे विशेषता की बात करें तो राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा। प्रमुख आर्थिक संकेतकों के ग्राफ, सारांश, तालिकाएं और कच्चे डेटा तक त्वरित पहुंच करेगा। अनुसंधान और टिप्पणी भी इसमें शामिल होगा। राज्य वित्त और नीति पर गहन अध्ययन और विशेषज्ञों की टिप्पणियां शामिल होंगी इसमें। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले NCEAR नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में नई दिल्ली में की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए आर्थिक नीति अनुसंधान और सुझाव देना। वर्तमान अनिश्चित जो है बना हुआ है और डॉक्टर पूनम गुप्ता 1 जुलाई 2021 से पदभार संभाला है इसके प्रमुख के रूप में और इसकी पहली महिला प्रमुख हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? पटना, चेन्नई, राजगीर और भुवनेश्वर। तो यहाँ पर पटना करेगा, सॉरी पटना नहीं करेगा, ये राजगीर करेगा, माफ़ कीजिएगा, ये राजगीर करेगा, बिहार में ही है। तो चलिए पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 मेजबानी बिहार का राजगीर करेगा। प्रतियोगिता का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के मध्य होगा। इसके स्थान की बात करें तो राजगीर बिहार में आयोजित होगा और यह 12वां संस्करण होगा और दूसरी बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। पहली बार 2007 में चेन्नई में हुआ था। मेजबान के अधिकार और स्टेडियम की बात करें तो एशियाई हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को मेजबानी सौंपी है। 31 मार्च 2025 को हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। राजगीर हॉकी स्टेडियम में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता की महत्व की बात करें तो 2026 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित होना है। कहाँ पर? बेल्जियम और नीदरलैंड में। तो ये
दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होना है, प्रस्तावित है? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में। यहाँ पर जो मैच जीतेगा उसमें क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के रूप में इसका महत्व है। यानी जो ये हॉकी जो पुरुष एशिया हॉकी कप है, इसमें जो विजेता होगा वो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में क्वालिफाई करेगा। विजेता टीम सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी। भाग लेने वाली टीमें कौन कौन सी हैं? तो स्वतः क्वालिफाई करने वाली यानी भारत मेजबान इसमें भाग लेगा। साथ ही साथ दक्षिण कोरिया जो गत चैंपियन था, मलेशिया जो पिछला फाइनलिस्ट था। पहले से क्वालिफाई कौन कौन से हैं? तो जापान, चीन और पाकिस्तान, ये तीनों पहले से क्वालिफाई हैं। बाकी दो टीमें जैसे इंडोनेशिया के जकार्ता में होने वाले AHF कप के शीर्ष 2 के विजेता घोषित होंगे। पुरुष एशिया कप के प्रमुख जानकारी की बात करें तो इसकी संस्था जो है एशियन हॉकी जो है आयोजित कर रही है और पहली बार आयोजन 1982 में हुआ था। सबसे सफल टीम दक्षिण कोरिया की रही जो 5 बार चैंपियन बनी है। भारत ने 3 बार यह खिताब जीता है, 2003, 2007 और 2017 में। चलिए सियाई हॉकी एशियाई होगा। एशियाई हॉकी महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1558 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके सदस्य देश 31 हैं, 331 नहीं, इसके सदस्य देश 31 हैं। राष्ट्रपति दातोमियो गौरा जापान इसके जो है अध्यक्ष हैं और संस्थापक सदस्य भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया, पाकिस्तान है। चलिए 2025 का गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बराक ओबामा, 14वें दलाई लामा, नरेंद्र मोदी जी को, एंजेला मर्केल जी को। तो ये 14वें दलाई लामा को क्या प्रदान किया गया है? 2025 का गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए बात करें तो दलाई लामा को 2025 का गोल्ड मार्की पुरस्कार सम्मान दिया गया है और 2014वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो को, और ये दलाई लामा का वास्तविक नाम है तेनजिन ग्यात्सो को, शांति, अहिंसा और ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान 31 मार्च 2025 को धर्मशाला में उनके निवास पर प्रदान किया गया। गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के अध्यक्ष निकोलस डी सैटिस ने यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया है। गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार वैश्विक शासन के 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान देने वाले को दिया जाता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, गेराल्ड फोर्ड और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात आदि को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। यूनिसेफ और रेड क्रॉस जैसे संगठनों को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल की बात करें तो स्थापना हम लोगों ने देख ही लिया था 1961 में इटली के फिल्म निर्माता एडुआर्डो सी सैटिस ने की थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके मुख्यालय की बात करें तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में अवस्थित है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। दलाई लामा के बारे में देख लेते हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल अवार्ड पुरस्कार। तो इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत में हुआ था और 2 वर्ष की उम्र में 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता मिली थी। 1959 में चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद वे भारत आए और धर्मशाला यानी छोटा लहासा में बस गए। उन्हें 1889 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। तिब्बती बौद्ध धर्म में करुणा के बोधिसत्व माने जाते हैं और 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये जिसका
हमने पहले भी जिक्र कर लिया। दलाई लामा हैं कौन? तो दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे उच्च आध्यात्मिक नेता होते हैं। उन्हें कौड़ा के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, जो संसार के सभी प्राणियों की सेवा के लिए पुनर्जन्म लेते हैं, ऐसी मान्यता है। वर्तमान में दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो है, ये उनका वास्तविक नाम है। 14वें दलाई लामा है और उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ था। 2 साल की उम्र में ही उन्हें 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म माना गया और विशेष धार्मिक परंपराओं के तहत उन्हें 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई। तिब्बत पर चीन का कब्जा हुआ और दलाई लामा का भारत आगमन हुआ या तिब्बत से निर्वासन हुआ तो 1950 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत पर आक्रमण किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, लेकिन इसे चीन की सेना ने दबा दिया। 1959 में ही दलाई लामा भारत भाग आए। जब तिब्बत में चीन का दमन तेज हुआ और उनकी जान को खतरा हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को भारत में शरण दी थी। और ये ठीक कमोवेश ऐसा ही है जब इस समय शेख हसीना जी को मोदी जी ने भारत में शरण दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दलाई लामा, भारत में दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थी की बात करें तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और दलाई लामा और तिब्बती सरकार इन एग्जाइल निर्वासन में तिब्बती सरकार यहीं से संचालित होती है। धर्मशाला को छोटा लहासा भी कहा जाता है। भारत में तिब्बती शरणार्थी, आज भारत में लगभग 1 लाख से अधिक तिब्बती शरणार्थी रहते हैं, जिसमें से अधिकतर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बसे हुए हैं। तो आप दोस्तों देखते होंगे कि जब भी कोई शहर है और ठंड का मौसम जब आता है तो वहाँ पर कोई ऐसा एरिया निर्धारित किया जाता है जहाँ पर ये तिब्बती लोग मार्केट लगाते हैं और ऊनी वस्त्र बेचते हैं। तो आप लोग परचेजिंग करने जाते होंगे तिब्बत मार्केट में, ठीक है। दलाई लामा विश्व शांति के प्रतीक हैं। वे अहिंसा और करुणा का प्रचार करते हैं और कई देशों में शांति और मानवाधिकारों के लिए काम करते हैं। चलिए, टाइगर ट्रायम्फ 2025 का अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अगला प्रश्न है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और विशाखापत्तनम, लक्षद्वीप, मुंबई तट। तो बंगाल की खाड़ी और विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। तो बात करें इसकी व्याख्या को तो टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत अमेरिका के मध्य त्रिसेवा अभ्यास है, यानी तीनों सेनाएं इसमें भाग लेंगी, थल, नभ और वायुसेना। मुख्य जानकारी की बात करें तो यह चौथा संस्करण है, 1 से 13 अप्रैल के मध्य आयोजित होगा। इसके स्थान की बात करें कहाँ पर आयोजित होगा तो विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित होगा। इसके प्रयोजन की बात करें तो उभयचर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। पहला संस्करण इसका 2019 में हुआ था और इस बार कौन सा है? चौथा संस्करण है। पिछला संस्करण जो तीसरा था मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। अभ्यास के 2 चरण हैं। पहला चरण बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। 1 से 7 अप्रैल के मध्य बंदरगाह चरण आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम में उद्घाटन समारोह होगा, खेल होगा, प्रशिक्षण और सामाजिक संपर्क कार्यक्रम होगा। समुद्री चरण के अंतर्गत जो 8 से 13 अप्रैल के मध्य आयोजित होगा, उभयचर अभियान, सैनिकों की लैंडिंग, चिकित्सा सहायता और शिविर का संचालन आयोजित किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।